बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसैन, आपका फ़िज़िक्स टीचर। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने अपना चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया था, जिसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसका मतलब जानने की कोशिश की थी। इस चैप्टर के कुछ बेसिक लॉज़ को हमने स्टडी किया था, जिनको अगर मैं रिपीट करता जाऊँ कि जो सेम अगर चार्जेस हो, जिनको हम लाइक चार्जेस कहते हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो नेगेटिव चार्ज होंगे तो वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं अनलाइक चार्जेस की, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं। अब हमारे पास एक थ्योरी आ गई कि चार्जेस सेम चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमने उस फोर्स का मैग्नीट्यूड या फिर उसकी वैल्यू फाइंड करना हो, तो उस मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई फार्मूला होना चाहिए। आज हमने उसी फार्मूले पर वर्क करना है। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जब हम पढ़ेंगे और इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा फार्मूला आएगा जिससे हम उस मैग्नीट्यूड को फाइंड कर सकेंगे। वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा जो दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करता है, अगर उनके दरमियान फोर्सेस अट्रैक्शन वाले हैं या फिर रिपल्शन वाली हैं। तो सबसे पहले भी ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाला फार्मूला है, ये हमें मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करता है। उसके बाद साइंटिस्ट का नाम चार्ल्स कूलम्ब है और ये 1784 AD की बात है। ये एक एम्पिरिकल लॉ है, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल वर्क से ड्राइव किया गया। उसके बाद इसकी कुछ कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाती हैं। आपको अगर सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वो कंडीशंस बताएं जिनके बगैर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं? इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कल हमने पॉइंट चार्जेस के बारे में भी पढ़ा था कि पॉइंट चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जो कि डायमेंशन लेस होते हैं। उसके बाद इसकी दूसरी कंडीशन है, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्ज ऐसा चार्ज जो स्टेशनरी हो या फिर जिसमें मूवमेंट ना हो रही हो। तो ये दो कंडीशंस आपने इसकी याद रखनी है कि कूलम्स लॉ तब फुलफिल होगा जब वो इन दो वाली कंडीशंस पर इन दो कंडीशंस को फिल कर रहा होगा। उसके बाद बात करते हैं इसकी स्टेटमेंट की। याद रखिए हम कूलम्स लॉ पढ़ रहे हैं जो कि एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। इस कूलम्स लॉ को पढ़ने से हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उस फोर्स का फार्मूला ड्राइव कर सकेंगे, उस फोर्स की वैल्यू को फाइंड कर सकें जो दो चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, चाहे वो अट्रैक्शन वाली या फिर रिपल्शन वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द स्टेटमेंट? कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा होता है, लेकिन आपको ये स्टेटमेंट आनी चाहिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। सबसे पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऐसी फोर्स जो दो उन चार्जेस के दरमियान में एग्जिस्ट कर रही है जो कि रेस्ट पर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, चाहे वो अट्रैक्शन वाली फोर्स है चाहे वो रिपल्शन वाली फोर्स है, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान क्या होगा भी, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसका रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करें तो जो फोर्स है उसका जो रिलेशन है चार्जेस के साथ वो क्या आ रहा है भाई? ये हमने लिखा हुआ है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन। हमने चार्ज Q1 और Q2 को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, चाहे वो दोनों पॉजिटिव हैं चाहे दोनों नेगेटिव हैं, या फिर एक पॉजिटिव है या फिर एक नेगेटिव है, तो उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी उसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। यहाँ तक हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीट होगी। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। और दूसरा पार्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस या फिर बिटवीन देम। जब हम फोर्स का और उन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट कर रही है, लाइक ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव कह सकते हैं एक नेगेटिव कह सकते हैं, और ये इन दोनों के दरमियान है डिस्टेंस r। तो अगर हम फोर्स का और डिस्टेंस का आपस में रिलेशन फाइंड करेंगे तो इनका रिलेशन क्या होगा? फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इस तरह हमारे पास इस स्टेटमेंट से दो चीज़ें आ जाती हैं कि फ़ोर्स का चार्जेस के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और उनके दरमियान जो डिस्टेंस एग्जिस्ट करती है उसके साथ उनका इन्वर्स रिलेशन है और उसका स्क्वायर भी है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बनेगी, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में से ये जो हमारे पास साइन आ रहा है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उस कांस्टेंट का नाम है K। इसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी कहते हैं या फिर इसको कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं।
अब इसकी डिफरेंट चीज़ें हम अभी इसमें ही पढ़ते हैं। तो हमने इस साइन को रिमूव किया, यहाँ पर इक्वल का साइन आ गया और हमारे पास ये k आ गया जो कि एक कूलम्स कांस्टेंट है, और हमारी ये इक्वेशन जो एक हमारे पास जनरल फार्मूला आ गया उस वाली फोर्स को फाइंड करने का, जो कि दो चार्जेस के दरमियान, दो स्टैटिक चार्जेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, चाहे अट्रैक्शन वाली हो या फिर रिपल्शन वाली हो। अब ये हमारे पास है F का फार्मूला, F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। F ये हमारे पास फोर्स है, K कांस्टेंट है, ये दोनों चार्जेस हैं और ये डिस्टेंस है चार्जेस के दरमियान। अगर हमने इस वाले फार्मूला से K की वैल्यू फाइंड करनी हो, फॉर एग्जांपल आपको एक न्यूमेरिकल आ जाता है या फिर MCQ आ जाता है जिसमें आपको कहा जाता है कि भाई इस K की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हमने इसका यूनिट फाइंड करना हो या आपसे ये कहा जाता है इसके फार्मूला को अरेंज कीजिए ताकि हम K का जो फार्मूला है वो निकाल सकें, तो K को एक साइड पर रखते हैं, R स्क्वायर यहाँ पे आगे F के साथ मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद जो चार्जेस हैं इस साइड पर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब ये इक्वल की दूसरी साइड पर आएंगे तो F के साथ आके ये डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास K का फार्मूला बन जाएगा F R स्क्वायर ओवर Q1 Q2 का Q2। अब इससे हम यूनिट फाइंड कर सकते हैं। किस चीज़ का यूनिट फाइंड कर सकते हैं? ये जो हमारे पास एक कूलम्स कांस्टेंट है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कूलम्स कांस्टेंट? फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर है तो हमारे पास उसका यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर, और उसके बाद बार आ जाएगा। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, चार्ज का यूनिट होता है वो कूलम होता है, इस चार्ज का यूनिट भी कूलम है, तो ये हमारे पास आ गया कूलम स्क्वायर। तो हमारे पास इसका यूनिट बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब दूसरी बात आती है कि ये जो K है ये कौन कौन से फैक्टर्स पे या कौन कौन सी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि K कौन कौन से फैक्टर्स पे किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, के दो चार्जेस के दरमियान किस तरह का मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये दो मार्कर है, अगर फ़र्ज़ करें ये एक चार्ज Q1 है, ये वाला चार्ज Q2 है, तो इनके दरमियान अभी स्पेस या फिर एयर एग्जिस्ट कर रही है। तो हमारे पास मीडियम की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, एयर हो सकती है, प्लास्टिक शीट हो सकती है, वुड हो सकती है। तो उस मीडियम की बात की जा रही है कि जिस वक्त हम दोनों को एक्सपेरिमेंटल वर्क से गुजार रहे हैं तो दोनों चार्जेस के दरमियान उस वक्त मीडियम क्या था, वहाँ पे वैक्यूम था, वहाँ पे एयर थी, वहाँ पे प्लास्टिक था, या फिर हमने वुड को वहाँ पे दोनों चार्जेस के दरमियान प्लेस किया हुआ था। नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन चार्जेस एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि K जो होता है ये कौन कौन सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो हम ये इसके जो दो पॉइंट्स है इनको लिखेंगे। उसके बाद आता है कि हमने कूलम्स फोर्स को फाइंड करना है वैक्यूम में। हमारे पास जो जनरल फार्मूला है, आपने इस जनरल फार्मूला को नहीं भूलना। जनरल फार्मूला को एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देते हैं। F इज़ इक्वल टू K जो कि कूलम्स कांस्टेंट है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब हमने फोर्स फाइंड करनी है जब हमारे पास वैक्यूम था, दो चार्जेस के दरमियान कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फोर्स के साथ वैक्यूम लिखा। उसके बाद हमारे पास ये जो K कांस्टेंट है इसके साथ भी हमने वैक्यूम लिखा। बाकी हमारा सारा फार्मूला सेम एज इट इज़ है, उसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। अब हमने K के साथ वैक्यूम लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K? अगर हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, इसका फार्मूला क्या होता है भाई? इसका फार्मूला क्या होगा? 1/4π, और ये जो हमने सिंबल लिखा है इसको कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये हमारे पास K का फार्मूला आ गया। K इज़ इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन। हम बता रहे थे मैं आपको कि ये एप्सिलॉन, इस सिंबल का नाम एप्सिलॉन है, और ये होता क्या है भाई? ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये दो चार्जेस हैं और इनके दरमियान एयर एक मीडियम है, तो जो एयर है वो इन चार्जेस के फील्ड को कितना मूव करने दे रही है। किसी भी मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू जितनी हायर होती है वो उतना कम ही परमिशन देती है जो चार्जेस हैं उनको आपस में अट्रैक्ट करने का या फिर रिपेल करने का। बात याद रखिएगा कि जिस मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड को उतना ही ज़्यादा अब्सॉर्ब कर रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक उतना ही कम मूव कर रही है। उसके बाद इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, ये MCQ में आती है 8.85 10⁻⁻12, और इसका यूनिट भी आपने याद रखना है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। हम फाइंड कर रहे थे कि हमने कूलम्स फोर्स को फाइंड करना है इन
वैक्यूम, कि जब दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है 8.85 10⁻12। उसके बाद सेम फार्मूला वही वाला आ गया Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर हम इस वाले फार्मूला को, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और हम उसको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो फोर्स के ऊपर वेक्टर का सिंबल ऐड किया और उसके बाद यहाँ पर हमने इसका जो यूनिट वेक्टर है R उसको यूज़ किया। यहाँ तक हमने किया था कूलम्स फोर्स इन वैक्यूम। तो अगर हमने दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम रख दिया, वहाँ पर वैक्यूम ना हो, दो चार्जेस हैं उनके दरमियान अब कोई मीडियम एग्जिस्ट करता है, मीडियम एयर भी हो सकता है, प्लास्टिक शीट भी हो सकती है, पेपर भी हो सकता है। तो अगर हमने किसी मीडियम को प्लेस किया हुआ है तो उसकी वजह से फोर्स पर, या अगर वो फोर्स अट्रैक्शन वाले या फिर वो फोर्स रिपल्शन वाली है, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट करेगा। दोबारा से जो हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है उसकी तरफ आते हैं। फोर्स इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसके साथ हमने मीडियम लिख दिया ताकि हमें याद रहे कि हम कूलम्स फोर्स फाइंड कर रहे हैं तब जब दो चार्जेस के दरमियान एक मीडियम को प्लेस कर दिया गया था। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, गौर किया हुआ आपने, तो हमारे पास जो फार्मूला है, पहले हम K की जगह लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जब हम मीडियम की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट के साथ आपको एक और इस तरह का सिंबल नज़र आ रहा होगा, एप्सिलॉन R। ये भी परमिटिविटी है, लेकिन इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी और जो हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो हमने इस परमिटिविटी ऑफ मीडियम की जगह इन दोनों को प्लेस कर दिया। मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब हमने कूलम्स फोर्स फाइंड करनी है मीडियम में, तो हमारा फार्मूला उसमें क्या फ़र्क आएगा, जो K है, ठीक है, उसमें जो परमिटिविटी है उसके साथ एक और परमिटिविटी ऐड हो जाएगी जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। और ये भी एक MCQ आपने याद रखना है कि जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होती है ये प्रोडक्ट है किसका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और रिलेटिव परमिटिविटी का। अब ये कुछ MCQs हमने लिखे हुए लास्ट पर, ये आपने याद रखने हैं कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। रिलेटिव परमिटिविटी इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 1 और इसका कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये दो आइडेंटिकल हमारे पास जो क्वांटिटीज़ हैं उनका एक रेशो है, फोर्स और फोर्स की रेशो है। फोर्सेस के यूनिट तो न्यूटन होते हैं, इसलिए हमारे पास इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। ये MCQ है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है कि इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये रेशो है दो आइडेंटिकल क्वांटिटीज़ की। उसके बाद अगर हम रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें फॉर वैक्यूम तो उसकी वैल्यू 1 होगी। फॉर ऑल मीडियम्स इट्स ऑलवेज ग्रेटर दैन 1। एक और बात भी, हमने जो फार्मूला फाइंड किया था कौन सा, फोर्स, कूलम्स फोर्स, कब, जब हमारे पास कोई मीडियम हो, तो उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्योंकि जो कूलम फोर्स इन वैक्यूम थी उसका फार्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और हमारे पास जो एक एडिशनल चीज़ आई है वो क्या थी, रिलेटिव परमिटिविटी। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इसको इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखेंगे।